नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो आज का हमारा विषय है व्यवसाय अध्ययन। क्लास है 11th। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ये क्लास 11th की बुक है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है व्यवसाय के आधार और दूसरा है व्यावसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार। तो आज हम भाग एक व्यवसाय के आधार का अध्याय एक व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, आपकी पुस्तक की ही भांति ये अध्याय भी दो खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड है प्राचीन काल व्यापार और वाणिज्य के इतिहास को बताएगा, और जो द्वितीय खंड है आपका वो व्यवसाय की अवधारणा, प्रकृति और उद्देश्यों की विवेचना करता है। तो सबसे पहले हम खंड एक देखते हैं, व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं हम। तो क्या है, किसी क्षेत्र का आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास उसके प्रकृति परिवेश पर निर्भर करता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, जिसका विस्तार उत्तर में भारत और दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक है। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र में आर्थिक या वाणिज्यिक विकास, वहाँ का जो नेचर है, प्रकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो बिजनेस है वो किस तरीके का होगा। यह भारतीय उपमहाद्वीप, जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक है, के लिए भी सत्य है। व्यावसायिक मार्ग, जिन्हें लोकप्रिय रूप से रेशमी राह कहा जाता है, यानी कि सबसे पहला तो हमें यहीं पे मिल गया कि व्यावसायिक मार्ग को रेशमी राह कहा जाता है। सामान्य रूप से संपूर्ण विश्व और विशेष रूप से एशिया में आसपास के विदेशी राज्यों और साम्राज्यों में व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में मदद करते हैं। भारत से मसाले व्यापार में उपयोग किए गए पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को मसाला मार्ग कहते हैं। तो एक आंसर आपको यहाँ भी मिलता है कि एशिया के आसपास जो विदेशी राज्यों और साम्राज्यों से व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में मदद करते हैं। तो भारत से मसाले के व्यापार के उपयोग किए गए पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को मसाला मार्ग के रूप में जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो भारत से वहाँ पे मसाले भेजे जाते थे। भारत में इन्हीं मार्गों के कारण प्रमुख राज्य, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र निखरे, जिन्होंने बदले में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को सुगम बनाया। प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को आर्थिक जगत में एक महान निर्यातक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्राचीन काल में हम निर्यातक केंद्र बने हुए थे। पुरातात्विक प्रमाणों ने प्रदर्शित किया कि प्राचीन भारत अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भूमिगत, सामुद्रिक, अंतर्देशीय व विदेशी व्यापार और वाणिज्य ही था। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में व्यापारिक केंद्र भी आए, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों और व्यापारिक समुदायों के वर्चस्व वाले भारतीय समाज का निर्माण हुआ। प्राचीन काल के दौरान राजनैतिक, अर्थव्यवस्था और सैनिक सुरक्षा में अधिकांश संयुक्त भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापार नियमों को ध्यान में लाकर योजनाएं बनाई गई थी। इससे एक सामान्य आर्थिक व्यवस्था बनी, मापन में एक रूपता आई तथा मुद्रा के रूप में सिक्कों के उपयोग ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया व बाजार को विस्तारित किया। तो बाजार किससे विस्तारित हुआ? जब मुद्रा के रूप में सिक्कों का प्रयोग होने लगा। आगे क्या कहता है? स्वदेशी बैंक प्रणाली। आर्थिक जीवन में प्रगति के साथ मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुएं
अन्य वस्तुओं के उपयोग को धातुओं ने अपनी विभाजकता और स्थायित्व के कारण गुणों के कारण प्रतिस्थापित किया। जैसे ही मुद्रा ने मापन की इकाई और विनिमय के माध्यम के रूप में काम किया, धात्विक मुद्रा की शुरुआत हुई और इसके उपयोग से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेजों का उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्रव्य के लेन देन में होने लगा। प्रमुख विनिमय के साधन के रूप में उपमहाद्वीप में हुंडी ने काम किया, जो स्थानीय भाषा में थी और अनुबंध के द्वारा बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन या आदेश, अधिपत्र, वारंट। दूसरा, वैध विनिमय द्वारा हस्तांतरण से परिवर्तनीय थी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए, यहाँ कुछ हुंडियों के उदाहरण दिए गए हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले है धनी जोग। धनी जोग एक प्रकार की हुंडी है। इसका व्यापक वर्गीकरण जो है वो दर्शनीय है। ये किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती थी। भुगतान वाले पर कोई दायित्व नहीं है। ठीक है। दूसरी है सहयोग। ये भी दर्शनीय है। ये विशिष्ट व्यक्ति को दे कोई सम्माननीय भुगतान पाने वाले पर दायित्व, मतलब किसी विशिष्ट को जैसे सम्मान वगैरह दिया जाता था, ये उसे दी जाती थी। फिर है फमान जोग। ये भी दर्शनीय थी। हुंडी आदेशित व्यक्ति को दे, मतलब जिसको आदेशित किया गया है ये उसी को दी जाती थी। देखनहार दर्शनी, वाहक या प्रस्तुतकर्ता को दे, मतलब जो भी वाहक है या जो भी प्रस्तुत करता है उसको ये दी जाती थी। फरमान जोग मुद्यती, हुंडी निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को दी जाती थी। इसमें एक टाइम लिमिट होती थी, उसके बाद ही ये दी जाती थी। जोखिमी, ये इसका भी व्यापक वर्गीकरण है। मुद्यती, प्रेषित माल पर आहरित, यदि माल मार्ग में खो जाए तो आहर्ता या धारक लागत वहन करता है और आहरी का कोई दायित्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें अब आगे हम देखते हैं, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने मुद्रा, उधार एवं साख पत्रों के माध्यम से घरेलू और विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण योगदान किया। यानी कि जब हमारे पास बैंकिंग प्रणाली आ गई तो उधार और साख पत्रों के माध्यम से घरेलू और विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में, यानी कि पैसे के पोषण में महत्वपूर्ण योगदान हो गया। अब बैंकिंग के विकास के साथ लोगों ने बैंकरों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों या सेठों के साथ कीमती धातुओं को जमा करना शुरू किया और यह पैसा निर्माताओं को अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए एक साधन बन गया। मतलब अब क्या हुआ, उन्होंने बैंकरों से अपनी बात कर ली और कीमती धातुओं को जमा करना शुरू कर दिया और ये पैसा जो निर्माता थे उनको अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए एक साधन बन गया। आगे क्या कहते हैं, कृषि और पशुपालन प्राचीन लोगों की आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण घटक थे। यानी दो कौन से महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण घटक थे, एक तो कृषि और दूसरा हमारा पशुपालन। ठीक है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण वे एक साल में 2 या कभी कभी 3 फसलें भी उगा लेते थे। मतलब अगर अनुकूल जलवायु उन्हें मिल रही है तो एक साल में 2 या कभी कभी 3 फसलें भी उगा लेते थे। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्रों की बुनाई, उनकी रंगाई, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, कला और हस्तशिल्प, मूर्तिकला, कुटीर उद्योग, राजगिरी, यातायात साधन, गाड़ियां, नौकाओं और जहाज़ों का निर्माण आदि से उन्हें अतिरिक्त आय हो जाती थी, जिससे वे बचत और आगे निवेश कर पाते थे। प्रसिद्ध वर्कशॉप कारखाने थे जहां कुशल कारीगर काम करते थे और कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करते थे, जिसकी बहुत मांग थी।
परिवार आधारित प्रशिक्षुता प्रणाली प्रचलन में थी और उसका व्यापार हेतु विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में विधिवत पालन किया जाता था। कारीगर, शिल्पकार और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कुशल श्रमिक कौशल और ज्ञान को विकसित कर उसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को प्रदान करते जाते थे। इससे व्यापार और वाणिज्य के वित्त पोषण हेतु वाणिज्यिक और औद्योगिक बैंक बने तथा कृषकों को अल्प और दीर्घकालीन ऋण देने के लिए कृषि बैंक अस्तित्व में आए। अब देखिए, वाणिज्यिक और औद्योगिक बैंक बने, वो बिजनेसमैन को लोन देते थे। अब कृषि बैंक भी आ गए जो किसको लोन देंगे? कृषकों को देंगे। इसके बाद अब उदय होगा मिडलमैन का, यानी कि मध्यस्थों का उदय। क्या है मध्यस्थों का उदय? अब ये भी देखते हैं। व्यापार के विकास में मध्यस्थों की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने व्यापार और विशेषकर विदेशी व्यापार का जोखिम वहन करने की जिम्मेदारी लेकर निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। इसमें कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर दोनों प्रकार के माल के वितरक शामिल थे। विदेशी व्यापार बढ़ता हुआ एशिया में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुएं लाया और इसकी बड़ी राशि भारत की ओर रही। जगत सेठ जैसी संस्था का भी विकास हुआ और मुगल काल और ईस्ट इंडिया के दिनों में उनका बहुत प्रभाव रहा। बैंकरों ने न्यासों, ट्रस्टी और अक्षय निधि यानी कि एंडोमेंट के निष्पादन के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। विदेशी व्यापार का वित्त पोषण ऋण से होता था। यद्यपि लंबी यात्राओं में विशाल जोखिम को देखते हुए ब्याज की दर उच्च रखा गया था। ठीक है, मतलब अगर यात्रा बहुत लंबी है, जहां सामान हमें भेजना है, तो उसका जो ब्याज की दर थी वो बहुत ही ज्यादा रखा जाता था। उधार सौदों के अभ्युदय तथा ऋण व अग्रिमों की उपलब्धता ने गतिविधियों को बढ़ाया। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप ने अनुकूल व्यापार संतुलन के फल का लाभ आनंद लिया, जिसमें निर्यात बड़े अंतर से आयात से अधिक होते थे। स्वदेशी बैंक प्रणाली ने निर्माताओं, व्यापारियों और सौदागरों को विस्तार और विकास के लिए अधिक पूंजी कोषों से लाभान्वित किया। ठीक है, अब आगे आ गया हमारा परिवहन। बिना परिवहन के कोई भी व्यवसाय संभव नहीं होता, क्योंकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है तो बिना परिवहन के आप उसे नहीं भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में जल और स्थल परिवहन लोकप्रिय थे। व्यापार जमीन और समुद्र दोनों ही माध्यमों से होता था। संचार के साधन के रूप में सड़कें विकास की संपूर्ण प्रक्रिया खास तौर पर स्थल और अंतर्देशीय व्यापार में बुनियादी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उत्तरी सड़क मार्ग मूल रूप से असम से तक्षशिला तक फैला माना जाता था। दक्षिण में भी पूर्व से पश्चिम तक फैले व्यापारिक मार्ग संरचनात्मक रूप से व्यापक थे तथा गति और सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त थे। समुद्रिक व्यापार वैश्विक व्यापार नेटवर्क की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा थी। मालाबार तट, जिस पर मुजीरिस स्थित है, का अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार में पुराना इतिहास रहा है, जो रोमन साम्राज्य के युग तक जाता है। काली मिर्च विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में मूल्यवान थी और काले सोने के नाम से जानी जाती थी। सदियों तक इस व्यापार के लिए मार्ग पर हावी होने के लिए विभिन्न साम्राज्यों और व्यापार शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष का कारण बनी रही। इन मसालों के लिए ही भारत के वैकल्पिक मार्ग की तलाश में 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में मालाबार के किनारे वास्को डिगामा भी आया। तो यहाँ पे कई बातें हमें इंपॉर्टेंट पता चली, जैसे कि काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता था। ठीक है, और समुद्री ये सबसे ज़्यादा मालाबार तट, जिस पर मुजरिस स्थित है, का अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार इतिहास रहा, जो रोमन साम्राज्य के युग तक जाता है। ठीक है, कौन से साम्राज्य तक? रोमन साम्राज्य के युग तक। अब यहाँ देखो, अमेरिका को किसने ढूंढा? कोलंबस ने। ऐसा कहीं खोया नहीं था, मतलब वो अमेरिका पहुंचा कब?
15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, और 1498 में मालाबार के किनारे वास्को डी गामा भी आया। तो इसने कोई भारत की खोज नहीं की थी, उसको भारत मिला था, भारत कहीं खोया नहीं था। कालीकट ऐसा व्यस्ततम विक्रय केंद्र था कि मध्य पूर्व से लोबार, आवश्यक तेल और गंधार, परफ्यूम में उपयोगी सुगंधित रेजिन दवाइयाँ लेने के लिए यहाँ चीनी जहाज भी आते थे। यानी इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए यहाँ चीनी जहाज आते थे, और साथ ही साथ भारत से काली मिर्च, हीरे, मोती और कपास भी ले जाते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिणी या कोरोमंडल तट पर पुलिकट प्रमुख बंदरगाह तथा पुलिकट बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कपड़ा प्रमुख निर्यात था। ठीक है, तो प्रमुख निर्यात कौन सा था यहाँ पे? कपड़ा। मजबूत व्यापारी समुदाय, अगला टॉपिक आ गया मजदूर व्यापारी समुदाय। क्या कहते हैं कि देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समुदाय व्यवसाय में आए। पंजाबी और मुल्तानी व्यापारियों ने उत्तरी क्षेत्र में कारोबार संभाला, जबकि भट्ट ने गुजरात और राजस्थान के राज्यों में व्यापार का प्रबंधन किया। पश्चिमी भारत में इन समूहों को महाजन कहा गया। ठीक है, मतलब जो लोग बेसिकली व्यापार में आ रहे थे उनको क्या कहा जाता था? महाजन। अहमदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में व्यवसायियों का सामूहिक रूप से मुखिया नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। यानी कि अहमदाबाद में जो व्यवसायों का सामूहिक रूप से मुखिया होता था उसे हम नगर सेठ के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? अब कहता है कि अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग, जिसे हकीम और वैद्य, चिकित्सक, वकील, विधिवक्ता, पंडित या मुल्ला, शिक्षक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक आदि शामिल थे। आगे हमारा टॉपिक आता है मर्चेंट कॉरपोरेशन। क्या कहता है मर्चेंट कॉरपोरेशन? व्यापारिक समुदाय ने गिल्ड से अपनी प्रतिष्ठा और ताकत प्राप्त की। ठीक है, व्यापारिक समुदाय ने किससे प्राप्त की? गिल्ड से अपनी प्रतिष्ठा और ताकत प्राप्त की, जो अपने हितों की रक्षा के लिए स्वायत्त निगम थे। ये निगम औपचारिक रूप से संगठित हुए, अपने स्वयं के सदस्यों के लिए नियम और व्यावसायिक आचार संहिता बनाई, जिसे राजा भी स्वीकारते और सम्मान करते थे। उद्योग और व्यापार पर कर भी राजस्व के प्रमुख साधन थे। व्यापारियों को चुंगी करों का भुगतान करना होता था, जो अधिकांश प्रमुख वस्तुओं पर अलग अलग दर पर लगाए जाते थे। उनका भुगतान नकद या वस्तुओं के रूप में होता था, या तो कैश देते थे या फिर कोई वस्तु देते थे। वस्तुओं के अनुसार सीमा शुल्क में भिन्नता पाई जाती थी। सीमा शुल्क की दरें विभिन्न प्रांतों में अलग अलग होती थी, मतलब विभिन्न प्रांत हैं तो उसी के हिसाब से वहां पे शुल्क रखा जाएगा। नौका कर आय का एक अन्य स्रोत था। इसका भुगतान यात्रियों, सामान, मवेशियों और गाड़ियों के लिए किया जाता था। श्रम कर वसूलने का अधिकार आमतौर पर स्थानिकों को हस्तांतरित किया गया था। रजा या कर संग्रहकों से गिल्ड प्रमुख का सीधे व्यवहार हुआ करता था, तथा वे अपने साथी व्यापारियों की तरफ से निश्चित राशि पर मार्केट टोल का समाधान कर लिया करते थे। गिल्ड व्यवसायी धार्मिक हितों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करते थे। अपने सदस्यों पर निगम कर लगाकर उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य भी किया। इस प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियों ने बड़े व्यापारियों को समाज में सत्ता हासिल करने में सक्षम बनाया। यानी कि जो व्यापारी हैं वो फिर धीरे धीरे सत्ता भी संभालने लग गए। ठीक है, आगे कहता है अब प्रमुख व्यापारिक केंद्र। सभी प्रकार के नगर जैसे कि बंदरगाह, कस्बे, निर्माणी नगर, व्यापारिक नगर, पवित्र और तीर्थ यात्रा आदि के शहर थे। उनका अस्तित्व व्यापारी समुदाय और पेशेवर वर्गों की समृद्धि का सूचक है। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित प्रमुख व्यापार केंद्र थे। कौन कौन से? सबसे पहले है पाटलिपुत्र, जिसे आजकल हम पटना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिर्फ व्यापारिक नगर ही नहीं था, बल्कि एक निर्यातक केंद्र भी था। ठीक है, विशेषकर किसका? नगीनों का। अब हमारा अगला जो केंद्र है वो है पेशावर। ठीक है, पेशावर क्यों मशहूर था? घोड़ों के आयात और ऊन का
एक प्रमुख निर्यातक केंद्र था ये। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका भारत, चीन और रोम के बीच वाणिज्यिक लेन देनों में बहुत बड़ा हिस्सा था। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा तक्षशिला। यह भारत और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कहाँ पे? भूमि मार्ग पर प्रमुख केंद्र था। और यह वित्तीय वाणिज्यिक बैंकों का शहर भी था, मतलब ये वित्तीय वाणिज्यिक बैंकों का शहर भी था। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बौद्ध काल में इस शहर को एक महत्वपूर्ण विद्वता केंद्र का स्थान प्राप्त था। प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ विकसित हुआ, जिसमें चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से अध्येता आते थे। अध्येता यानी कि पढ़ने के लिए आते थे लोग। चौथा हमारा है अब इंद्रप्रस्थ। यह शाही सड़क पर वाणिज्यिक जंक्शन था, जहां पर पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में जाने वाले अधिकांश मार्गों का एकीकरण हुआ था। पांचवा हमारा है मथुरा। मथुरा, यहाँ लोगों ने वाणिज्य पर काम किया था। यह व्यापार का एक विक्रय केंद्र था। दक्षिण भारत को जाने वाले कई मार्ग मथुरा और भरूच से होकर जाते थे। अब छठा जो हमारा महत्वपूर्ण केंद्र है वो है वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। यह गंगा मार्ग और पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाले मार्ग दोनों पर स्थित होने से अच्छे स्थान पर था। यह कपड़ा उद्योग के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा और सुंदर सुनहरे रेशम के कपड़े और चंदन की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हो गया। यह तक्षशिला, भरूच और कांजीवरम से भी जुड़ता था। सातवां है हमारा मिथिला। मिथिला के व्यापारी बंगाल की खाड़ी में नाव से समुद्र पार करके दक्षिण चीन सागर एवं जावा, सुमात्रा और बोर्निया के द्वीपों पर बंदरगाहों के साथ कारोबार करते थे। मिथिला ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के शुरुआती वर्षों में दक्षिण चीन में और विशेष रूप से यूनान में व्यापारिक कॉलोनियों की स्थापना की। आठवां है हमारा उज्जैन। उज्जैन सुमेलानी व कर्नेलियन पत्थर, मलमल और मालों का कपड़ा उज्जैन से विभिन्न केंद्रों में निर्यात किया जाता था। तक्षशिला और पेशावर के थल मार्गों से इसके पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी थे। नौवां है हमारा केंद्र सूरत। सूरत मुगल काल में यह पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र था। सूरत का कपड़ा जरी के सुनहरे बॉर्डर के लिए मशहूर था। सूरत का कपड़ा किसके लिए मशहूर था? सुनहरे बॉर्डर के लिए। यह उल्लेखनीय है कि सूरत की हुंडियां मिस्र, ईरान और बेल्जियम के दूर दराज के बाजारों में भी चलती थी। तो आप देख सकते हैं कि सूरत कितना फेमस था। 10वां है हमारा कांची। इसे आजकल कांजीवरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चीनी लोग विदेशी जहाज़ों में मोती, कांच और दुर्लभ पत्थरों को खरीदने के लिए आया करते थे और बदले में सोना और रेशम बेच जाते थे। 11वां केंद्र है हमारा मदुरई। यह मन्नार की खाड़ी के मोती मत्स्य पालन को नियंत्रित करता था और मोती, गहने और फैंसी कपड़ों का एक प्रमुख निर्यातक केंद्र था। इसने सामुद्रिक व्यापार चलाने के लिए विदेशी व्यापारियों, विशेषकर रोमनों को आकर्षित किया। 12वां केंद्र है हमारा भरूच। यह पश्चिमी भारत का महानतम वाणिज्यिक शहर था। यह नर्मदा नदी पर स्थित था तथा सड़क मार्ग से सभी महत्वपूर्ण मंडियों से जुड़ा हुआ था। 13वां है हमारा कावेरीपट्ट। इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। शहर के रूप में यह अपनी बनावट में काफ़ी वैज्ञानिक था तथा माल की ढुलाई इत्यादि के लिए उत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापारी इस शहर में अपने मुख्यालय रखते थे। मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और सुदूर पूर्व से व्यापार करने के लिए यह सुविधाजनक स्थान
था। यह सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, पाउडर, रेशम, ऊन, कपास, मोती, मूंगा, सोने और कीमती नगीनों के लिए व्यापार का केंद्र था। यह नगर जहाज निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। 14वां हमारा केंद्र है ताम्रलिप्ति। यह पश्चिमी और सुदूर पूर्व के साथ समुद्री और थल मार्गों से जुड़े सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। यह सड़क मार्ग से बनारस और तक्षशिला से सुसा के माध्यम से सुदूर देशों के साथ काला सागर तक जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमने अभी जाना कि जो हमारे मुख्य केंद्र थे व्यापार के वो कौन कौन से थे। अब हमारा आगे टॉपिक आ गया है प्रमुख निर्यात और आयात, कि कौन कौन से प्रमुख निर्यात और आयात थे। तो चलिए देखते हैं। निर्यात में मसाले, गेहूं, चीनी, नील, अफीम, तिल का तेल, कपास, रेशम, तोते, जीवित मवेशी, पशु उत्पाद, खालें, फर, सींग, चमड़ा, कछुआ कवच, मोती, नीलमणि, चमकीले पत्थर, क्रिस्टल, लेपेस लाजुली, ग्रेनाइट, फिरोजा और तांबा आदि शामिल थे। तो आपने जाना कि ये मुख्यतः निर्यात में शामिल थे। अब आयात में देखते हैं कौन कौन सी चीजें शामिल है। घोड़े, पशु उत्पाद, चीनी, सिल्क, फ्लैक्स, लेनिन, मणि, सोना, चांदी, टीन, तांबा, सीसा, मणिक, पुखराज, मूंगा, कांच और एम्बर इसमें शामिल थे। तो इस तरीके से आपने जाना दोस्तों कि कौन कौन सी चीजें प्रमुख निर्यात और आयात में थी। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या कहता है। भारतीय उपमहाद्वीप की विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिति प्रथम ईस्वी से 1191 ईस्वी तक, पहली और 17वीं शताब्दी के बीच भारतवर्ष के प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया की लगभग एक तिहाई या चौथाई दौलत को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान था। मेगास्थनीज, फाहियान, हैवन सांग, हेन सांग, अलबरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में आया, इब्न बतूता 11वीं शताब्दी में, फ्रांसीसी फ्रैंकोइस जो कि 17वीं शताब्दी में आया और अन्य लोग जो विभिन्न अंतरालों पर भारत आए, जिन्होंने देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक संरचना और समृद्धि की बात की और अपने लेखन में इसे स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप भी कहा। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से समय में हमारी कितनी हिस्सेदारी, क्षेत्रीय हिस्सेदारी रही है। अब देख सकते हैं कि प्रथम एडी में 32% सर्वाधिक क्षेत्रीय हिस्सेदारी थी। 1000 एडी की अगर हम बात करें तो भी 32% ही सर्वाधिक साझेदारी थी। 1500 एडी में ये घटकर 24.36% हो गई, जो कि 1600 एडी में 24.41% हो गई, 1700 एडी में 24.46% और 1700 से 1750 एडी विश्व के औद्योगिक उत्पादन का 25%, 1850 एडी में 5 से 10%, 1870 एडी अंग्रेजी साम्राज्य के समय विश्व आय का 9.2%, 1900 एडी में 2% वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का, 1913 एडी में अंग्रेजी साम्राज्य के समय 5.4%, 1952 एडी विश्व आय का 3.8%, 1973 एडी 3.1% और अंत में 1991 एडी आर्थिक उदारीकरण का हमें मिलता है। तो आगे चलते हैं। ये स्रोत हमारा था एंगस मेडिसन 2001 और 2003 का। ठीक है दोस्तों। द वर्ल्ड इकोनॉमी, द मिलेनियल पर्सपेक्टिव, OECD पेरिस नगर, द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरी। पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समृद्धि का स्वर्ण युग माना जाता है और इसी ने यूरोपियों को खोज की महान यात्रा हेतु प्रेरित किया। प्रारंभ में वे लूटने के लिए आए, किंतु शीघ्र ही उन्हें सोने और चांदी के बदले व्यापार के पुरस्कार का एहसास हुआ और बढ़ते वाणिज्यिक क्षेत्र के बावजूद
ये स्पष्ट है कि 18वीं सदी का भारत प्रौद्योगिकी, नवाचार और विचारों में पश्चिमी यूरोप के पीछे था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते नियंत्रण से आज़ादी में कमी आई और कोई कृषि और वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की आम जन तक सीमित पहुंच और मानवीय कौशल के स्थान पर मशीनों के प्राथमिकता ने मिलकर भार को भारत को, यहाँ पे गलती हुई दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए था भारत, जिसको यहाँ गलती से बाहर लिख दिया गया है, बुक में मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे प्राथमिकता ने मिलकर भारत को एक ऐसा देश बना दिया जो समृद्ध था किंतु इसके निवासी गरीब थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शाही साम्राज्य का उत्थान आरंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियमों के अधीन प्रांतों द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग भारतीय कच्चे माल, मसालों और वस्तुओं को खरीदने में किया, अतः विदेशी व्यापार से होने वाले सोने, चांदी और बहुमूल्य धातुओं का सतत प्रवाह रुक गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बदल गई। जो तैयार माल का निर्यातक था वह कच्चे माल का निर्यातक और विनिर्मित माल का खरीदार बन गया। तो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, भारत में पुनर्औद्योगिकीकरण क्या कहता है। ये आजादी के बाद अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और भारत में केंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत हुई। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना कार्यान्वयन में आई। योजनाओं में आधुनिक उद्योगों, आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक संस्थानों, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों की स्थापना को महत्व दिया गया। इन प्रयासों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित नहीं हो सकी। पूंजी विनिर्माण में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, रक्षा पर भारी व्यय, अपर्याप्त बुनियादी संरचना इसके प्रमुख कारण थे। परिणाम स्वरूप भारत विदेशी स्रोतों से उधार लेने पर अत्यधिक निर्भर था। अंत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण पर सहमत हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक पसंदीदा प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय निवेश का गंतव्य है। बढ़ती आय, बचत, निवेश के अवसर, घरेलू खपत में बढ़ोतरी और युवा जनसंख्या मिलकर आने वाले दशकों में विकास सुनिश्चित करेंगे। उच्च विकास क्षेत्रों की पहचान की गई जो कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की हाल पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और भारत की नवनिर्मित विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 से भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्यात व आयात और व्यापार संतुलन के मामले में मदद मिलने की उम्मीद है। 1850 के बाद भारतीय उद्यमियों ने अपनी आधुनिक कपड़ा मिलों की स्थापना प्रारंभ की और धीरे धीरे घरेलू बाजार का पुनर्ग्रहण करना शुरू किया। 1896 में भारतीय मील कपड़ा उपभोग के 8% की पूर्ति करते थे। 1913 में 20% था जो कि 36 में 62% और 1945 में ये पहुंच गया 76%। इस प्रकार 1913 से 38 के बीच भारतीय निर्माताओं का उत्पादन 5.6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, जो वैश्विक प्रतिशत 3.3 से अधिक था। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1920 के दशक से टैरिफ संरक्षण प्रदान किया, जिससे उद्यमियों को विस्तार और विविधता लाने में मदद मिली। 1947 में आज़ादी के समय तक भारतीय उद्यमी काफ़ी मजबूत थे और जाने वाले अंग्रेजों के कारोबार खरीदने की स्थिति में थे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का हिस्सा 1913 में 3.8 से बढ़कर 1947 में 7.5% अर्थात 2 गुना हो गया और निर्यात में विनिर्माताओं की हिस्सेदारी 1913 और 47 के वर्षों में क्रमशः 22.4% से बढ़कर 30% हो गई। अब दोस्तों
खंड 1 हमारा समाप्त हुआ, जिसमें हमने व्यवसाय के इतिहास के बारे में जाना। अब हम खंड 2 प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम व्यवसाय की प्रकृति और अवधारणा जानेंगे। यानी कि मूल रूप से जो आपका व्यवसायिक अध्ययन है वो यहीं से प्रारंभ होता है। तो सब क्या है, पहला टॉपिक व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, अतः व्यवसाय का अर्थ है व्यस्त रहना। तथापि विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे कहते हैं कि प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ये क्रियाएं विस्तृत रूप से दो समूहों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। एक है हमारी आर्थिक और दूसरी है अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं प्रेमवश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य करना, एक प्रबंधक द्वारा अपने कार्यालय में काम करना तथा एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन कार्य करना आदि उदाहरणों में सभी अपनी जीविका उपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। दूसरी ओर, एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना या एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराने में एक बालक द्वारा सहायता करना अनार्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं या तो प्रेमवश या सहानुभूतिवश की जा रही हैं। आर्थिक क्रियाओं को भी आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय, धंधा या रोजगार। अतः व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके धन कमाना है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं, कि व्यवसायिक क्रियाओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। समाज में व्यावसायिक क्रियाएं अन्य क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न हैं, यह समझने के लिए व्यवसाय की प्रकृति अथवा इसके आधारभूत लक्षणों को इसकी अद्वितीय विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट करना चाहिए, जो कि निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारी आती यह एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन व्यापन के लिए किया जाता है, न कि प्रेम के कारण अथवा मोह, सहानुभूति या किसी अन्य भावुकता के कारण। दूसरा है हमारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है या फिर इनका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती हैं उनका या तो स्वयं उत्पादन करती हैं या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती हैं। वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं जो प्रतिदिन काम आती हैं, जैसे चीनी, पेन, नोटबुक, या पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, फर्नीचर आदि। सेवाओं में यातायात, बैंक तथा विद्युत की आपूर्ति आदि को सम्मिलित किया जा सकता है, जो उपभोक्ताओं की सुविधाओं के रूप में सुलभ कराई जाती है। तीसरा है हमारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। इसमें कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय सम्मिलित है। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो ऐसी क्रिया व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाती। यानी अगर कोई अपने लिए ही उत्पादन कर रहा है
अपने यूज़ के लिए तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। जब आप किसी दूसरे के लिए या उसको बेचने के पर्पस से कर रहे हैं, वो भी एक बार नहीं, निरंतर क्रिया अगर हो रही है तो आप उसे व्यवसायिक क्रिया कह सकते हैं। घर में परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसाय नहीं है, लेकिन किसी रेस्तरां में अन्य व्यक्तियों के बेचने के लिए भोजन पकाना व्यवसाय है। इस प्रकार व्यवसाय की यह एक आवश्यक विशेषता है कि वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय होना जो है वो आपका व्यवसाय में गिना जाएगा। चौथा है हमारा नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। व्यवसाय की एक विशेषता यह है कि इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। एक बार क्रय या विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कहलाता। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति अपने घरेलू रेडियो चाहे लाभ पर ही बेचे, मगर यह व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि वह अपनी दुकान पर या घर से नियमित रूप से रेडियो बेचता है तो यह एक व्यवसायिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा हमारा लाभ अर्जन। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया लाभ के रूप में आय अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक कार्यरत नहीं रह सकता। इसलिए व्यवसायकर्ता विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। अगला है हमारा प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता से है। प्रत्येक व्यवसाय में परिचालन हेतु कुछ धन पूंजी के विनियोग की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर लाभ पाने की आशा तो होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि लाभ कितना होगा, बल्कि सतत प्रयासों के बावजूद भी हानि की आशंका सदैव बनी रहती है। यानी कि व्यवसाय में आपकी हानि की जो आशंका है वो सदैव बनी रहती है। अगली जो हमारी व्यवसायिक की विशेषता है वह है जोखिम के तत्व। जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यवसायिक हानि की ओर इंगित करती है, जिनका कारण कुछ प्रतिकूल अथवा अवांछित घटक होते हैं। जोखिम का संबंध कुछ व्यवसायिक घटनाओं से है, जैसे उपभोक्ताओं की पसंद या फैशन में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, कार्यस्थल पर हड़ताल या तालेबंदी, बाजार प्रतिस्पर्धा, आग, चोरी, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं आदि। कोई भी व्यवसाय जोखिमों से अछूता नहीं रहता। यानी कि कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें जोखिम तो अवश्य ही होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है उद्यम स्तर पर व्यवसायिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, उन्हें देखना है अब हमें। तो व्यवसाय में निहित विभिन्न प्रकार के कार्यों को विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिन्हें व्यवसायिक इकाई या फर्म कहा जाता है। व्यवसाय के संचालन हेतु उद्यम चार मुख्य प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, चार मुख्य प्रकार के काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वित्तीय व्यवस्था, फिर है उत्पादन, फिर है विपणन और फिर चौथा है हमारा मानव संसाधन का प्रबंधन। वित्तीय व्यवस्था का संबंध व्यवसाय के संचालन के लिए वित्त जुटाने तथा उसका सही उपयोग करने से है। उत्पादन का अर्थ कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने या सेवाओं को उत्पन्न करने से है। विपणन से तात्पर्य उन संपूर्ण क्रियाओं से है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान में उत्पादक से उन व्यक्तियों तक उस स्थान, समय पर तथा उस कीमत पर उपलब्ध कराने से है जो वे चुकाने को तैयार हैं एवं जिन्हें उनकी आवश्यकता हो। मानव संसाधन प्रबंधन उद्यम में विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का कौशल रखने वाले व्यक्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। तो चलिए अब इस सारणी को देख लेते हैं जिसमें हमें व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में तुलना के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं जिसमें है स्थापना की विधि। तो व्यवसाय में उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं यदि आवश्यक हों तो होती हैं, और पेशे में किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र, और रोजगार में क्या होता है, नियुक्ति पत्र तथा सेवा समझौता। तो ये इन तीनों की स्थापना की विधि हो गई। दूसरा पॉइंट अब हम देखते हैं जिसमें है कार्य की प्रकृति।
जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता। उसके बाद आता है व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। रोजगार में है सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना। तीसरा पॉइंट हमारा आता है योग्यता। व्यवसाय के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पेशे में विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता यानी कि निपुणता अति आवश्यक है। रोजगार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण, मतलब जो नियोक्ता ने निर्धारित कर रखा हो उसी के अनुसार। चौथा पॉइंट हमारा आता है प्रतिफल, जिसमें व्यवसाय में अर्जित लाभ, पेशे में फीस ली जाती है और रोजगार में वेतन या मजदूरी दी जाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा पूंजी निवेश। पूंजी निवेश में व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार पूंजी निवेश आवश्यक है कि जितना भी वो आकार व्यवसाय का निर्धारित करता है, जितना बड़ा व्यवसाय उतना ज़्यादा पूंजी निवेश, जितना छोटा उतने ही कम पूंजी निवेश। पेशे में स्थापना के लिए सीमित पूंजी आवश्यक है और रोजगार में पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती। जोखिम की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में लाभ अनिश्चित तथा अनियमित जोखिम सदैव इसमें बना रहता है। और अगर हम बात करें पेशे की तो फीस नियमित एवं निश्चित कुछ जोखिम भी इसमें रहता है। और अगर हम रोजगार की बात करें तो इसमें निश्चित एवं नियमित वेतन और इसमें कोई जोखिम नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम सातवां पॉइंट देखते हैं तो ये है हित हस्तांतरण। तो व्यवसाय में कुछ औपचारिकताओं के साथ हित हस्तांतरण संभव है, लेकिन अगर हम पेशे की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का हित हस्तांतरण संभव नहीं है। और उसी प्रकार से रोजगार में भी किसी तरीके का कोई हित हस्तांतरण संभव नहीं है। अब आठवां पॉइंट अगर हम देखें आचार संहिता। आचार संहिता, व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है, जबकि पेशे में आचार संहिता का पालन आवश्यक है। आपको आचार संहिता का पालन अवश्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम रोजगार की बात करें तो व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। तो अभी जो हमने तालिका देखी उसमें हमने व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में तुलना पढ़ ली है। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जैसे पहले बताया जा चुका है कि आर्थिक क्रियाओं में 3 मुख्य वर्ग विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है व्यवसाय, फिर है पेशा और फिर है रोजगार। इन 3 वर्गों की भिन्नताओं को आप पढ़ चुके। अब व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्यवसायिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं को 2 विस्तृत वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक क्रिया हमारी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रिया से है। वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं के आदान प्रदान, संभरण तथा वितरण को संभव बनाती हैं। इन 2 वर्गों के आधार पर हम व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक उद्यम तथा वाणिज्यिक उद्यम की श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। अब हमें व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करना होगा। तो अगला टॉपिक अब हमें हमारा उद्योग। उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना है। उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित हैं। व्यापक अर्थों में उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं अथवा संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से है। उदाहरण के लिए रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली सभी इकाइयों को उद्योग कहते हैं। इन्हीं के समकक्ष बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं भी उद्योग कहलाती हैं। जैसे बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग आदि उद्योगों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक या फिर इसको हम माध्यमिक उद्योग भी कहते हैं, और तीसरा है तृतीयक उद्योग जिसको हम सेवा उद्योग भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे प्राथमिक उद्योग के बारे में। क्या है प्राथमिक उद्योग? इन उद्योगों में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से है। इन उद्योगों को पुनः इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो
किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले है निष्कर्षण उद्योग। ये उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करते हैं। निष्कर्षण उद्योग आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जो प्राय भूमि से प्राप्त किए जाते हैं। इन उद्योगों के उत्पादों को दूसरे विनिर्माणी उद्योग द्वारा बहुत सी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। मुख्य निष्कर्षण उद्योगों में खेती करना, उत्खनन, इमारती लकड़ी, शिकार तथा मछली पकड़ना आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है हमारा जननिक उद्योग। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना, ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। जननिक उद्योग पौधों के प्रजनन के लिए बीज तथा पौधा संवर्धन कंपनियां इसके विशेष उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि जननिक उद्योगों के अन्य उदाहरण हैं। अब हम आ जाते हैं अपने द्वितीय उद्योग पे, जिसे हम माध्यमिक उद्योग भी कहते हैं। इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है या दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है, परंतु जब स्टील का निर्माण करना है हमें, तो वो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग हो जाता है। ठीक है, माध्यमिक उद्योगों को आगे निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अब कौन कौन से हैं द्वितीयक उद्योग के भाग, चलिए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा विनिर्माण उद्योग। उन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रकार ये प्रारूप उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं। ठीक है, जो द्वितीयक होते हैं हमारे, वो कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं और कच्चा माल प्राथमिक में आता है, हमारे प्राथमिक उद्योग में, जिनका हम उपयोग करते हैं। विनिर्माणी उद्योगों को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर निम्न 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? सबसे पहले विश्लेषणात्मक उद्योग, फिर है कृत्रिम उद्योग और फिर है हमारा प्रक्रियाई या प्रक्रमयी उद्योग, उसके बाद है सम्मेलित उद्योग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विश्लेषणात्मक उद्योग क्या है हमारे? ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण एवं पृथक्कीकरण द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं, जैसे तेल शोधक कारखाने। ठीक है, फिर आता है कृत्रिम उद्योग। ये उद्योग विभिन्न संघटकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा नए उत्पाद का रूप देते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, यानी कुछ चीजों को मिला के किसी एक उत्पाद का जन्म करना। प्रक्रियाई या प्रक्रमयी उद्योग वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, जैसे चीनी तथा कागज उद्योग। इसके बाद आता है सम्मेलित उद्योग। जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए टेलीविजन, कार तथा कंप्यूटर आदि। इसके बाद हमारा जो द्वितीय भाग आता है वो आता है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग ऐसे उद्योग भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग तथा नहरों जैसे निर्माण में संलग्न रहते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिकी तथा वस्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारा अभी द्वितीय उद्योग जो था वो भी समाप्त हुआ। अब हम आते हैं अपने तृतीयक उद्योग पे, जिसे हम सेवा उद्योग भी कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं सुलभ कराने में संलग्न होते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग जो आपको उनको सहायता प्रदान करते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं। व्यवसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं, क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं। इस वर्ग में यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, डिब्बाबंदी तथा विज्ञापन आदि आते हैं। हाल ही में भारतीय सरकार ने एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम था मेक इन इंडिया। देशी एवं बहुदेशीय कंपनियों को भारत में निर्माण कार्य प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की पहल की गई। मेक इन इंडिया
पहल के मुख्य उद्देश्यों में अर्थव्यवस्था के चयनित क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया निम्नलिखित 25 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे पहले हमारा ऑटोमोबाइल, दूसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल, कल पुर्जे, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, विनिर्माण, रक्षा, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन, मीडिया एवं मनोरंजन, खनन, तेल एवं गैस, औषधि, बंदरगाह एवं जहाजरानी, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क एवं राजमार्ग, अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान, वस्त्र एवं परिधान, तापीय शक्ति, पर्यटन एवं मेहमानदारी, 24वां हमारा कल्याण और अंतिम हमारा 25वां है चमड़ा उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार हम व्यावसायिक क्रियाओं की सारणी को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर आप देखेंगे ये हमारा व्यवसाय, उसके बाद हमारा उसके दो भाग हो गए। एक नंबर पे हो गया हमारा उद्योग और दूसरे नंबर पे हो गया हमारा वाणिज्य। ठीक है, उद्योग में आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, द्वितीयक को हम माध्यमिक और तृतीयक को हम सेवा उद्योग भी कहते हैं। प्राथमिक के दो भाग के बारे में हमने पढ़ा, निष्कर्षण, जननिक, और द्वितीयक या फिर माध्यमिक में हमने पढ़े दो, विनिर्माणी और रचनात्मक। ठीक है, और इसी तरीके से हम नीचे देखें तो हमने विनिर्माणी के भी 4 प्रकार के बारे में जाना, जिसमें से अगर हम देखें तो विनिर्माणी में जो 4 हैं हमारे, वो हैं विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया और संग्रहण। ठीक है, तो अभी तक हमने उद्योगों के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमें आगे पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे वाणिज्य के बारे में। वाणिज्य के भी 2 प्रकार हैं, एक है व्यापार, दूसरा है व्यापार के सहायक। व्यापार में आपको 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक में कौन कौन से हैं? थोक है, फुटकर है, और बाह्य में आयात है, निर्यात है और पुनर्निर्यात है। पुनर्निर्यात क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। अब जानते हैं व्यापार के सहायक के प्रकार कितने हो गए। परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग एवं वित्त, और अंतिम हो गया आपका विज्ञापन। चलिए अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। वाणिज्य, वाणिज्य में 2 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली जो माल की बिक्री अथवा विनिमय के लिए की जाती है, इन्हें व्यापार कहते हैं। दूसरी वे विभिन्न सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं, इन्हें सेवाएं अथवा व्यापार सहायक क्रियाएं कहते हैं, जिनमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन, पैकेजिंग एवं गोदाम व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं। वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आवश्यक कड़ी का काम करता है। इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के अबाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। अतः वाणिज्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ये वे क्रियाएं हैं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। विनिमय संबंधी बाधा को व्यापार दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाता है। परिवहन स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल तक ले जाता है। संग्रहण एवं भंडारण समय संबंधी रुकावट को दूर करता है। इसमें माल को गोदाम में बिक्री के समय तक रखा जाता है। गोदाम में रखे माल एवं स्थानांतरण के समय मार्ग में माल की चोरी, आग, दुर्घटना आदि जोखिमों से हानि हो सकती है। इन जोखिमों से माल का बीमा कर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इन सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक पूंजी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होती है। विज्ञापन के द्वारा उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में सूचना देते हैं। अतः वाणिज्य से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त एवं सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करती है। अगला पॉइंट हमारा आ गया है व्यापार। व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। ठीक है, इसका अर्थ बिक्री, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। यह उत्पादित वस्तु जो है उसको अंतिम उपभोक्ता तक उपलब्ध कराता है। आज के युग में वस्तुओं का उत्पादन
वृहद पैमाने पर किया जाता है, लेकिन उत्पादकों के लिए अपनी वस्तुओं की बिक्री प्रत्येक उपभोक्ता को अलग अलग कर पाना दुष्कर है। व्यापारी मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रियाएं करते हुए विभिन्न बाजारों में उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक तथा उपभोक्ता संबंधी बाधा को दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं हो सकता है। व्यापार को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक अथवा देशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक ही देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को आगे थोक फुटकर व्यापार में विभाजित किया जा सकता है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय भारी मात्रा में किया जाता है तो उसे थोक व्यापार, तथा जब वस्तुओं का क्रय विक्रय अपेक्षाकृत कम मात्रा में किया जाता है तो उसे फुटकर व्यापार कहा जाता है। बाह्य एवं विदेशी व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के व्यक्तियों अथवा संगठनों के मध्य किया जाता है। यदि वस्तुओं का क्रय दूसरे देश से किया जाता है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं, तथा जब वस्तुओं का विक्रय दूसरे देशों को किया जाता है तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देश को निर्यात करने के लिए किया जाता है तो उसे पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट हमारा आता है व्यापार के सहायक, कि व्यापार में कौन कौन जो हैं वो सहायक हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार का सहायक कहते हैं। इन क्रियाओं को सेवाएं भी कहते हैं क्योंकि ये उद्योग एवं व्यापार में सहायक होती हैं। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण एवं विज्ञापन व्यापार के सहायक कार्य हैं, अर्थात ये वे क्रियाएं हैं जो सहायक की भूमिका निभाती हैं। वास्तव में ये क्रियाएं न केवल व्यापार में सहायक होती हैं बल्कि उद्योग में भी सहायक होती हैं और इस प्रकार से पूरे व्यवसाय के लिए सहायक होती हैं। वास्तव में सहायक क्रियाएं पूरे व्यवसाय का तथा विशेष रूप से वाणिज्य का अभिन्न अंग हैं। ये क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं। परिवहन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है। बैंकिंग व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। भंडारण संग्रहण व्यवस्था के द्वारा समय की उपयोगिता का सृजन करता है। विज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में ये क्रियाएं माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा एवं माल की बिक्री संवर्धन को सरल बनाती हैं। सहायक क्रियाओं का संक्षेप में वर्णन निम्न है। चलिए दोस्तों, अब जो हमारी सहायक कार्य हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा परिवहन एवं संप्रेषण। वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर होता है। उदाहरणतः चाय असम में, रुई गुजरात तथा महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, चीनी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र आदि में। लेकिन उपभोग के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता देश के सभी भागों में होती है। स्थान संबंधी बाधा को सड़क परिवहन, रेल परिवहन या तटीय जहाजरानी द्वारा दूर किया जाता है। परिवहन के द्वारा कच्चा माल उत्पादन स्थल पर लाया जाता है तथा तैयार माल को कारखाने से उपभोग के स्थान तक ले जाया जाता है। परिवहन के साथ संप्रेषण माध्यमों की भी आवश्यकता होती है जिससे कि उत्पादक, व्यापारी एवं उपभोक्ता एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। अतः डाक एवं टेलीफोन सेवाएं भी व्यावसायिक क्रियाओं की सहायक मानी जाती हैं। दूसरा है हमारा बैंकिंग एवं वित्त। धन के बिना व्यवसाय का संचालन संभव नहीं, क्योंकि धन की आवश्यकता परिसंपत्तियों को क्रय करने तथा नित्य प्रति के व्ययों को पूरा करने के लिए होती हैं। व्यवसायी आवश्यक धनराशि बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक वित्त की समस्या का समाधान कर व्यवसाय की सहायता करते हैं। वाणिज्यिक बैंक अधिविकर्ष एवं नगद साख, ऋण एवं अग्रिम के माध्यम से राशि उधार देते हैं। बैंक चेकों की वसूली,
धन अन्य स्थानों पर भेजने तथा व्यापारियों की ओर से बिलों को भुनाने का कार्य भी करते हैं। विदेशी व्यापार में वाणिज्यिक बैंक आयातकों एवं निर्यातकों दोनों की ओर से भुगतान की व्यवस्था भी करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जनसाधारण से पूंजी एकत्रित करने में भी कंपनी प्रवर्तकों की सहायता करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि बैंकिंग जो सेवा है वो किस तरह व्यवसायियों की सहायता करती है। इसके बाद आता है हमारा बीमा। व्यवसाय में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं। कारखाने की इमारत, मशीन, फर्नीचर आदि का आग, चोरी एवं अन्य जोखिमों से बचाव आवश्यक है। माल एवं अन्य वस्तुएं चाहे गोदाम में हो या मार्ग में, उनके खोने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने का भय रहता है। कर्मचारियों की भी दुर्घटना अथवा व्यवसायिक जोखिमों से सुरक्षा आवश्यक है। बीमा इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। एक साधारण से प्रीमियम की राशि का भुगतान कर बीमा कंपनी से हानि, क्षति की राशि की एवं शारीरिक दुर्घटना व चोट से होने वाली क्षति की पूर्ति कराई जा सकती है। इसके बाद आता है हमारा भंडारण। प्राय वस्तुओं के उत्पादन के तुरंत पश्चात ही उनका उपयोग या विक्रय नहीं होता है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुलभ कराने के लिए गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है। माल को क्षति से बचाने के लिए उसकी सुरक्षा आवश्यक होती है, इसलिए उसके सुरक्षित संग्रहण की विशेष व्यवस्था की जाती है। भंडारण की व्यावसायिक इकाइयों को संग्रहण की कठिनाई को हल करने में सहायता प्रदान करता है तथा वस्तुओं को उस समय उपलब्ध कराता है जब उनकी आवश्यकता होती है। वस्तुओं की लगातार आपूर्ति द्वारा मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जा सकता है। इसके बाद हमारा अगली सहायक क्रिया आती है, वो है जो सहायक कार्य हमारा विज्ञापन। विज्ञापन वस्तुओं के संवर्धन की महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, स्वचालित वाहन, साबुन, डिटर्जेंट आदि, इनमें से अधिकांश का निर्माण एवं बाजार में आपूर्ति अनेकों छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा की जाती है। उत्पादकों एवं व्यापारियों का प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं होता। विक्रय बढ़ाने हेतु विभिन्न उत्पादों, उनकी विशेषताएं एवं मूल्य आदि की सूचना प्रत्येक संभावित ग्राहक तक पहुंचाना आवश्यक होता है। साथ ही उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रयोग, गुणवत्ता तथा मूल्य आदि के संबंध में स्पर्धात्मक जानकारी देकर अपने उत्पाद खरीदने को लुभाने के लिए वस्तुओं का विज्ञापन आवश्यक है। इस प्रकार विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के संबंध में सूचना देने एवं उपभोक्ता को वस्तु विशेष को क्रय करने के लिए तत्पर करने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे व्यवसाय के सहायक कार्य। इसके बाद हम जानेंगे अब व्यवसाय के उद्देश्य। क्या है उद्देश्य, चलिए देखते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय का प्रारंभिक बिंदु कोई उद्देश्य होता है। वैसे भी जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए कोई ना कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कोई उद्देश्य होना चाहिए हमारा। सभी व्यवसाय कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रति अभिमुख होते हैं। ये उद्देश्य उस ओर संकेत करते हैं कि व्यवसायी अपने कार्यों के बदले क्या प्राप्त करना चाहता है। साधारणतया यह समझा जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए होता है। व्यवसायी स्वयं भी यह दर्शाते हैं कि वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन या वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ही है। प्रत्येक व्यवसायी का सामान्यतः प्रयास रहता है कि उसे नियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है जो लागत पर आगम का आधिक्य है, यानी कि जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो। आज के युग में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि व्यावसायिक इकाइयां समाज का एक अंग हैं और उनके कुछ उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्वों सहित होने चाहिए ताकि वे लंबे समय तक चल सकें तथा प्रगति कर सकें। लाभ अग्रणी उद्देश्य होता है लेकिन एकमात्र नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाभ तो कमाना है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि खाली लाभ ही कमाना है, और भी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। यद्यपि लाभ कमाना ही व्यवसाय का एक
उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यवसाय का प्रयत्न होता है कि जो कुछ भी उसने निवेश किया है उससे अधिक प्राप्त किया जाए। लागत से आगम का अधिक लाभ कहलाता है। ठीक है, लाभ को विभिन्न कारणों से व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य माना जा सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं वो चलिए देखते हैं। यह व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है। यह व्यवसाय के विचार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है। यह व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक होता है। यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकारोक्ति भी हो सकता है तथा यह एक व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना दूसरे उद्देश्यों को भुला देना खतरनाक साबित हो सकता है। यदि व्यवसाय के प्रबंधक केवल लाभ के मनोग्रस्त हो जाएं, तो वे ग्राहकों, कर्मचारियों, विनियोजकों तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुला सकते हैं तथा तत्काल लाभ कमाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण भी कर सकते हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि प्रभावित लोग उस व्यावसायिक इकाई के साथ असहयोग करें या उसके दुराचरण का विरोध करें। फलस्वरूप इकाई का धंधा चौपट हो सकता है। यही कारण है कि व्यवसाय मुश्किल से ही मिलता है जिसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना हो। यानी कि आपको ऐसा व्यवसाय बहुत कम ही मिलेगा जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना हो। ठीक है, अगला टॉपिक अब हमारा आ गया है व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। ठीक है, तो बहुमुखी यानी कि अलग अलग तरीके के कौन कौन से उद्देश्य हैं। किसी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने के कारण हो सकती हैं। वास्तव में उद्देश्य हर उस क्षेत्र में वांछनीय है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखते हैं तथा समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यवसाय को आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसे बहुमुखी उद्देश्यों का भी अपने सम्मुख रखना होगा। वह केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर महारत हासिल नहीं कर सकता। उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवसाय के अनुरूप होने चाहिए। अगर हम उदाहरण देखें तो विक्रय मात्रा का निर्धारण होना चाहिए, जो पूंजी एकत्रित करनी है उसका अनुमान होना चाहिए तथा उत्पाद की इकाइयों का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। उद्देश्य यह बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से यह कार्य करने जा रहा है ताकि वह अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण कर सके तथा अपने कार्य के निष्पादन में सुधार ला सके। व्यवसाय के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता प्रत्येक उस क्षेत्र में होती है जहां निष्पादन परिणाम व्यवसाय के जीवित रहने और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ क्षेत्रों का वर्णन नीचे किया गया है। चलिए अब हम वो वर्णन देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा बाजार स्थिति। बाजार स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से है। एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। दूसरा है हमारा नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन से तात्पर्य नए विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें कुछ नवीनता लाने से है। प्रत्येक व्यवसाय में नवप्रवर्तन की दो विधियां हैं। ठीक है, नवप्रवर्तन की कितनी विधियां हैं? दो। पहले हम देखते हैं उत्पाद अथवा सेवा में नवप्रवर्तन तथा उनकी पूर्ति में निपुणता व सक्रियता में नवप्रवर्तन की आवश्यकता। कोई भी व्यवसाय आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नवप्रवर्तन के फल फूल नहीं सकता। अतः नवप्रवर्तन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, अब तीसरा हमारा आता है उत्पादकता। उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में किया जाता है। लंबे समय तक चलते रहने तथा प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन क्या कहता है ये? प्रत्येक व्यवसाय को संयंत्र, प्लांट, मशीन तथा कार्यालय इत्यादि जैसे भौतिक स्रोतों तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन कोषों की सहायता से संसाधनों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा सकता है। व्यावसायिक इकाइयों को इन स्रोतों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर उनका दक्षतापूर्ण प्रयोग करना चाहिए। अगला उद्देश्य है हमारा लाभ अर्जन।
जो हम पहले भी जान चुके हैं। ये क्या कहता है? लाभार्जन। लाभार्जन से तात्पर्य विनियोजित पूंजी पर लाभार्जन से, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ व्यवसाय की एक सफलता का एक सुदृढ़ परीक्षण है। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। इसके बाद हमारा आता है प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंधक से यह अपेक्षा रहती है कि वह व्यावसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता तथा सामंजस्य स्थापित करे। अतः प्रबंध, निष्पादन एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए उद्यमों को सक्रियता से कार्य करना चाहिए। अगला आता है हमारा कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। किसी भी कर्तव्य व्यवसाय की उत्पादकता तथा लाभार्जन क्षमता में योगदान की मात्रा कर्मचारियों द्वारा कार्य का निष्पादन एवं उनकी मनोवृत्ति निर्धारित करती है। अतः प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारियों द्वारा किए हुए कार्यों में सुधार लाना और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी मालिक है उसका अपने कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए। अगला आता है हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य व्यावसायिक फर्मों के दायित्व से है। वे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाएं तथा आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा का कार्य करें। अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों तथा समुदायों के हित में अपनी उत्तरदायित्व तथा उनकी समृद्धि के लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा जो सामाजिक उत्तरदायित्व अभी आप सुन रहे होंगे वो टाटा ऐसी फर्म है और बिरला भी हैं जो इस तरीके के सामाजिक उत्तरदायित्वों को उठाते हैं। जो उनके व्यवसायिक से फर्मों से नहीं भी जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी वो सहायता करते रहते हैं, और इसीलिए इन दोनों कंपनियों के जो मालिक हैं उनका आज भी देश में बहुत अधिक सम्मान है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा व्यावसायिक जोखिम। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बिना जोखिम के कोई भी व्यवसाय होना संभव ही नहीं है। क्योंकि जोखिम तो हर काम में, लेकिन व्यवसाय में सबसे अधिक जोखिम होता है। व्यवसायिक जोखिम से आशय अपर्याप्त लाभ या फिर हानि होने की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है ना। मतलब जोखिम तो ये है कि अब आपने पैसा लगा दिया है व्यवसाय में, अब हमें ये नहीं पता कि उससे लाभ होगा या हानि। हो सकता है आपको लाभ हो जाए और हो सकता है आपको आपने जितना मूल्य लगाया उससे भी ज़्यादा हानि हो जाए, तो ये एक जोखिम हो सकता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, चलिए उसे देख लेते हैं। किसी वस्तु विशेष की मांग में कमी, उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकताओं में परिवर्तन, उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाली प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से लाभ में कमी, बाजार में कच्चे माल की कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि आदि। जो फर्म ऐसे कच्चे माल को उपयोग में ला रही हैं उन्हें इसे क्रय करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। परिणामतः लागत मूल्य बढ़ जाता है, जिस कारण लाभ में कमी आ सकती है। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका लागत मूल्य अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपके लाभ में कमी आती जा रही है, और अगर वो लाभ लागत से नीचे चला गया तो वो हानि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। व्यवसायों को निश्चित रूप से दो प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। दो प्रकार के जोखिम होते हैं, है ना। एक होता है अनिश्चित जोखिम और दूसरा होता है शुद्ध जोखिम। अब क्या है ये दोनों, इनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले अनिश्चित जोखिमों में दोनों संभावनाएं विद्यमान होती हैं, लाभ की भी तथा हानि की भी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो या तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, तो ये तो दोनों बातें हैं, तो ये अनिश्चित जोखिम है। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। संदिग्ध हानियां, है ना, बाजार की दशा जिसमें मांग व पूर्ति में उतार चढ़ाव भी शामिल है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इस कारण मूल्यों में आए परिवर्तन या ग्राहकों की रुचि या फैशन में परिवर्तन होने के कारण यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में है तो लाभ हो सकता है। दशा विपरीत होने की अवस्था में हानि की संभावना रहती है। शुद्ध हानियों में तो हानि होगी अथवा हानि नहीं होगी। आग लगना, चोरी होना या हड़ताल होना शुद्ध हानियों के उदाहरण है, जिसमें आपको पता है कि हानि तो होगी ही होगी, है ना। भाई आग लग गई या चोरी हो गई तो इस तरीके की चीजें सामने आ जाती हैं कई बार, जिसे हम देखते हैं।
अब यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब नोकिया मोबाइल काफ़ी फेमस थे और जब गूगल उनके पास एंड्रॉयड अपना बेचने गया तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा हम अपना एंड्रॉयड बनाएंगे। फिर उसके बाद गूगल चला गया सैमसंग के पास और सैमसंग ने वो एंड्रॉयड परचेज कर लिए और आज आप देख लो नोकिया कहाँ है और बाकी जिन जिन ने एंड्रॉयड खरीदा आज वो कहाँ है। तो ये तो हो गई अनिश्चित हानि, जिसका पता नहीं था नोकिया को कि हमारा ऐसा भी टाइम आएगा कि हम बस कहानियों में रह जाएंगे। और जो हमारी शुद्ध हानियाँ होती हैं इसमें क्या होता है, जैसे आग लग गई, चोरी होना है, हड़ताल होना, तो वही चीज़ है, अगर चोरी होगी तो हानि तो होगी होगी और अगर हड़ताल होगी तो भी हानि है और अगर ये नहीं हुआ तो हानि नहीं होगी। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है, व्यवसायिक जोखिमों की प्रकृति, प्रकृति यानी कि उनका नेचर कैसा है। व्यवसायिक जोखिमों को समझने के लिए इनकी विशिष्ट विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो भाई इनकी विशिष्ट विशेषताएं अब चलिए देखते हैं कि करके, है ना। तो सबसे पहले है कि व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होते हैं, है ना। अब कोई भी जोखिम है तो अनिश्चितता के कारण ही होता है। अनिश्चितता से तात्पर्य क्या होता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनभिज्ञता, यानी हमें पता ही नहीं है क्या होना है ना। अब 2019 से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से कोविड आ गया और चीज़ें बदल गई एकदम, है ना। अब प्राकृतिक आपदाएं, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अनिश्चितता बनी रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण हो सकते हैं। इन कारणों को पहले से ज्ञान नहीं हो सकता, तो इन चीज़ों को आप पहले से अज्यूम नहीं कर सकते ना कि भविष्य में क्या होगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। आवश्यक अंग होता ही है भाई, क्योंकि व्यवसाय शुरू किया तो जोखिम अपने आप ही आ गया, तो ये उससे जुड़ा ही हुआ है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है, कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसमें जोखिम ना हो, कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन होता जरूर है। ठीक है, अब यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है ना, जोखिम को कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त कभी भी नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोखिम का। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। मतलब जो आपका बिजनेस है उसका नेचर कैसा है ना, उसका आकार बड़ा है, छोटा है, कैसा है। व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादित एवं विकृत वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, ठीक है, तथा व्यवसाय का आकार, उत्पादन, विक्रय की मात्रा मुख्य घटक हैं जो व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए जो व्यवसाय फैशन की चीज़ों में लेन देन करते हैं उनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है ना, क्योंकि आज किसी और चीज़ का फैशन चल रहा है, फिर कल किसी और चीज़ का होने लगता है, तो उसमें जोखिम जो है अधिक होता है। उसी प्रकार वृहद स्तरीय व्यवसाय में लघु स्तरीय व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम अधिक होता है। यानी कि जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें जोखिम छोटे बिजनेस के हिसाब से ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ा है तो नुकसान भी आपका बड़ा होगा और छोटा है तो आपका नुकसान छोटा होगा अगर परिवर्तन हुआ है तो। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, है ना। रिस्क है तो इश्क है, एक पुराना सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसाय में लागू होता है। किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने का अवसर होता है। कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ पाने की लालसा में ही अधिक जोखिम उठाता है ना। मतलब किसी को ज़्यादा लाभ कमाना है तभी तो वो अधिक जोखिम उठा रहा है। अब अगला पॉइंट हमारा इन्हीं जोखिम से रिलेटेड है, व्यवसायिक जोखिमों के कारण, कि व्यवसायिक जोखिम के कारण क्या क्या है ना। व्यवसायिक जोखिमों के अनेक कारण होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से विभाजित कर लिया गया है यहाँ पे, और हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूचाल, बिजली गिरना, भारी वर्षा, अकाल आदि पर मनुष्य का लगभग नहीं के बराबर नियंत्रण है। नहीं क्या, बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं है। व्यवसाय में इनसे संपत्ति एवं आय की भारी हानि हो सकती है। अब मानवीय कारण क्या क्या है, मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही या अज्ञानता को सम्मिलित किया जा सकता है। बिजली फेल हो जाना, हड़ताल होना, है ना, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिन पे वो कंट्रोल खुद भी कर सकता है। अब प्रबंधकों की अकुशलता के कारण आदि भी मानवीय कारणों के उदाहरण है ना। अगर प्रबंध ही अच्छा नहीं है, आपका बॉस ही अच्छा नहीं है और जो कर्मचारी हैं वहाँ पे, तो फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे हो सकता है। हड़ताल का कारण वही होता है ना। या फिर वहाँ पे पुरानी मशीनें वो यूज़ किए जा रहे, क्वालिटी है ही नहीं, मशीन ख़राब हो गई या इलेक्ट्रिक फॉल्ट कुछ हो गया। तो ऐसी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मानवीय जोखिम के कारण हो सकते हैं। अगला है आर्थिक कारण। इन कारणों में माल की मांग में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा मूल्य, ग्राहकों से देय राशि, तकनीक में परिवर्तन या उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि, करों की भारी उगाही आदि
भी इस प्रकार के कारणों की श्रेणी में आते हैं। परिणामतः व्यवसाय संचालन लागत व्यय असंभावित रूप से अधिक हो जाता है। ठीक है, अब अन्य कारण भी, इनमें अदृश्य घटनाएं जैसे राजनीतिक उथल पुथल, मशीनों में खराबी, बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव आदि हैं जिनके बारे में व्यवसाय में जोखिमों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। भाई सरकार बदली, उसने कोई अलग सा डिसीजन लिया और अचानक से चीजें बदल गई, और वो भी एक जोखिम ही था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आने वाली सरकार क्या कर देगी। अब आता है व्यवसाय का आरंभ। तो व्यवसाय का आरंभ जो है उसका मूल घटक क्या है? किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना ठीक उसी प्रकार का काम है जैसे मनुष्य विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर अपने प्रयत्नों से किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करे। नए व्यवसाय की सफलता मुख्यतः उसके उद्यमी अथवा प्रवर्तक की योग्यता पर निर्भर करता है कि वह संभावित समस्याओं का पूर्व अनुमान लगाने तथा कम से कम लागत में उनका समाधान करने में कितना सक्षम है। आज के व्यावसायिक जगत में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है और जोखिम भी अधिक है। कुछ समस्याएं जिनसे व्यावसायिक फर्मों को जूझना ही पड़ता है वे बुनियादी प्रकृति की हैं। एक फैक्ट्री खोलने के लिए उसकी योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में व्यवसाय का स्थान, संभावित ग्राहक, साजो सामान तथा उनकी किस्में, विन्यास, क्रय तथा वित्तीय समस्याएं तथा कर्मचारियों के चयन आदि समस्याओं का ध्यान रखना पड़ता है। बड़े व्यवसाय में समस्याएं और भी अधिक जटिल हो जाती हैं। फिर भी कुछ मूल घटक ऐसे हैं जिनका किसी व्यवसायी को व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए। यह निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब व्यवसाय चाहे आपका छोटा है या बड़ा है, लेकिन जो व्यवसायी वो व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले है जोखिमों से व्यवहार की विधियां। क्या है? यद्यपि कोई भी व्यवसायिक उद्यम जोखिम से बचा हुआ तो है नहीं, फिर भी बहुत से ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा जोखिम भरी परिस्थितियों से आसानी से निपटा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए उद्यम द्वारा अति जोखिम भरे सौदों को ना करें। ठीक है, जिसमें जोखिम ज़्यादा है वो काम ही ना करें। जोखिम कम करने के लिए अग्निशमन उपकरणों का सुरक्षात्मक उपयोग करें। मतलब जो ऐसे जोखिम है जिससे आपको लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, शुद्ध वाले जो जोखिम थे उनका ध्यान रख सकते हैं आप। तीसरा है जोखिम का बीमा कंपनी के हस्तांतरण करने के लिए बीमा पॉलिसी क्रय करना। चालू वर्ष की आय में कुछ संभावित जोखिमों के लिए आयोजन करना, है ना, यानी कुछ पैसा अपना सेविंग भी करना ताकि अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें आप उस पैसे का प्रयोग कर सकें, जैसा कि डूबते एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन अथवा अन्य उद्यमों से जोखिमों का आपस में बांटना, जैसे उत्पादक या थोक व्यापारी द्वारा कीमतों के कम होने से हुई हानि को विभाजित करने के लिए सहमत होना, है ना। यानी कि अगर जोखिम दोनों की स्थिति है और दोनों, एक को ज़्यादा फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, तो आपस में उस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। किसी भी उद्यमी को नए व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी प्रकृति तथा प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। स्वतः ही वह उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनना पसंद करेगा जिसमें अधिक लाभ अर्जित करने की आशा हो, लेकिन यह निर्णय बाजार, ग्राहकों की आवश्यकता तथा उद्यमी की तकनीक ज्ञान एवं उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि से प्रभावित होगा। इसके बाद आता है हमारा फर्म का आकार। व्यवसाय आरंभ करते समय व्यवसाय का आकार या उसका विस्तार एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जिसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ घटक बड़े आकार के पक्ष में होते हैं तो अन्य उसे सीमित रखने के पक्ष में। यदि उद्यमी को यह विश्वास हो कि उसके उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी होगी तथा वह व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर सकता है तो वह बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ करेगा। यदि बाजार की दशा अनिश्चित है तथा जोखिम अत्यधिक है तो छोटे पैमाने का व्यवसाय ही बेहतर रहेगा। यानी आपको बाजार की दशा देखनी है कि वहां जोखिम ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। अगर ज्यादा हो सकता है तो छोटे पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ किया जाए, और अगर कम जोखिम है तो आप बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ अपना कर सकते हो, बड़े पैमाने पर। अब तीसरा आता है हमारा स्वामित्व के स्वरूप का चुनाव। ठीक है, स्वामित्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्वामित्व के संबंध में संगठन का रूप एकाकी व्यापार, साझेदारी या संयुक्त पूंजी कंपनी का
हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप का चुनाव पूंजी की आवश्यकता, स्वामियों के दायित्व, लाभ के विभाजन, विधिक औपचारिकताओं, व्यवसाय की निरंतरता, हित हस्तांतरण आदि पर निर्भर करेगा। कि इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वामित्व स्वरूप का चुनाव, पूंजी की आवश्यकता, स्वामियों का दायित्व क्या क्या रहेगा। अगर आप अकेले ही, आपके पास इतना पैसा है तो आप अकेले दम पे बिजनेस शुरू करो। अगर ग्रुप में कर सकते हो तो साझेदारी कर लो, या फिर संयुक्त पूंजी से शुरू कर सकते हैं कुछ लोग मिलकर आपस में। ठीक है, आगे आता है उद्यम का स्थान। व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है वह स्थान जहां व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन होगा। इसके संबंध में किसी भी त्रुटि का परिणाम ऊंची उत्पादन लागत, उचित प्रकार के उत्पादन निवेशों की प्राप्ति से असुविधा तथा ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में कठिनाई के रूप में होगा। उद्यम के स्थान का चुनाव करने में कच्चे माल की उपलब्धि, श्रम, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, यातायात, संप्रेषण, भंडारण आदि महत्वपूर्ण विचारणीय घटक हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा प्रस्थापन की वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था से अभिप्राय प्रस्तावित व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना है। पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी तथा साजो सामान तथा चालू संपत्तियों जैसे कच्चा माल, देनदार, पुस्तक ऋण, तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। समुचित वित्तीय योजना क्या है? समुचित वित्तीय योजना अगर हम देखें तो सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता है ना, स्रोत जहां से पूंजी प्राप्त हो सकेगी, फर्म में पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग की निश्चित रूपरेखा बनाई जानी चाहिए, है ना। तो ये भी एक बहुत ही प्रमुख है। अगला है हमारा भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय प्रारंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मशीन तथा साजो सामान, भवन एवं सहायक सेवाएं शामिल हैं। महत्वपूर्ण घटक का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार, वित्त की उपलब्धता तथा उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यानी भौतिक सुविधाएं भी आपके व्यवसाय के आकार, प्रकृति और आपके पास वित्त की कितनी उपलब्धता है। अब वित्त आपके पास है ही नहीं ज़्यादा तो आप बहुत ज़्यादा चमक धमक वाला ऑफिस नहीं बनवा सकते हैं, है ना। तो आपके व्यवसाय के अनुसार ही होना चाहिए। अगला हमारा है संयंत्र अभिन्यास यानी कि प्लांट लेआउट। जब भौतिक सुविधाओं की आवश्यकताएं निश्चित हो जाएं तो उद्यमी को संयंत्र का एक ऐसा नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हो। अभिन्यास यानी कि नक्शा से आशय प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था करने से है जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हो, जैसे मशीन, मानव, कच्चा माल, ठीक है, निर्मित माल की भौतिक व्यवस्था, हम किस चीज को किस तरीके से प्रयोग करेंगे और एक लेआउट आपका होना चाहिए। उसके बाद है हमारा सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल, है ना। प्रत्येक उद्यम को विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल की आवश्यकता होती है ताकि भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों को वांछित उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके। कोई भी उद्यमी सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता, अतः उसे कुशल और अकुशल श्रमिकों तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। कर्मचारी अपने कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण तथा उत्प्रेरण की समुचित व्यवस्था भी करनी होगी। यानी जिसको काम नहीं आता है उसको प्रशिक्षण दिया जाए, है ना, उसे अभिप्रेरित किया जाए, उत्प्रेरण किया जाए ताकि वो कार्य को संपन्न कर सके। अब आगे आता है कर संबंधी योजना, है ना। आजकल कर संबंधी योजना एक आवश्यक कार्य बन गया है क्योंकि विविध कानून व्यवसाय की कार्यविधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के प्रवर्तक को विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत कर दायित्व तथा व्यवसायिक निर्णयों पर उनके प्रभाव के संबंध में पहले से सोचकर चलना चाहिए, है ना, कि कौन सी कर योजना चल रही है, उसी के अनुसार बिजनेस होना चाहिए कि हम किस तरीके से कार्य करें। आगे आता है हमारा उद्यम प्रवर्तन। उपरोक्त घटकों के विषय में निर्णय लेने के उपरांत एक उद्यमी एक उद्यम के वास्तविक प्रवर्तन के लिए कार्यवाही कर सकता है। इसका तात्पर्य विभिन्न संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करना, आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करना तथा विक्रय प्रवर्तन अभियान को प्रोत्साहन देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब कोई भी बिजनेस जब आप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपने जान लिया कि व्यवसाय का आरंभ जब हम करते हैं तो उसके 10 मूल घटक यहाँ पे बताए गए हैं जिससे आप होने वाले जोखिमों से
बच तो नहीं सकते लेकिन उनको कुछ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार।